हम सभी जानते हैं कि मीडिया जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया के आधे हिस्से को जिहाद का रंग रूप देना चाहते हैं। जो लोग मीडिया का इस्तेमाल अपने जिहादी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए करना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है, जहां महागठबंधन सरकार की नाक के नीचे जिहादियों के भर्ती सेंटर खुल चुके हैं। बिहार में खुलेआम डिजिटल जिहाद फैलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे पीएफआई और आतंकी संगठन अल कायदा का हाथ है। बिहार में जिहादी मीडिया वर्क के लिए बाकायदा हायरिंग हो रही है। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, हायरिंग हो रही है। जिहादी मीडिया को नाम दिया गया है इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर। इसकी वेबसाइट के जरिए हायरिंग की जा रही थी और इसे शॉर्ट में आईटीसी कहा जा रहा है, जिसका अब भंडाफोड़ हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये आईटीसी आखिर है क्या। आईटीसी मतलब इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर। ये जिहाद के लिए लोगों को भड़काता है, जिहाद के लिए मुसलमानों को भड़काता है, ओसामा हक्कानी जैसे आतंकियों की बातें छापता है, विदेशी इस्लामी आतंकियों के पोस्ट पब्लिश करता है, विदेशी इस्लामी आतंकियों के लेखों को ट्रांसलेट कराता है, अनुवाद किए गए लेखों को पोर्टल पर पब्लिश करता है, हथियारबंद जिहाद के लिए लोगों को उकसाता है। जिहाद के लिए मुजाहिद उलमा और उमरा के लेख को ट्रांसलेट कराने के लिए इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर तैयार किया गया है और इसी के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को भी विशेष रूप से शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। ट्रांसलेशन के नाम पर लड़कियों को ऐसा मटेरियल दिया जाएगा जो जिहाद के लिए लड़कियों को भी मोटिवेट करने का काम करेगा। मंशा तो यह भी दिखती है कि मुजाहिद उलमा और उमरा के लेख को हर भाषा में ट्रांसलेट कराया जाएगा और इसे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट भी कराया जाएगा। तो इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जरिए मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाने का यह पूरा प्लान तैयार किया गया है। मीडिया में काम करने के नाम पर इन युवाओं को जिहादी बनाने का प्लान था और इसके बाद इनके जहन में नफरत के बीज बोना, यह इनका एजेंडा था। आईटीसी के जरिए मुसलमानों से जिहाद का रास्ता अख्तियार करने की अपील की गई। आपसी भेदभाव भूलकर एकजुट होकर जिहाद करने की अपील की। मुसलमानों के खून को पूरे संसार से ज्यादा मूल्यवान बताया गया। म्यांमार की सेना को उखाड़ फेंकने के लिए रोहिंग्या का साथ देने की अपील की। लेकिन जांच एजेंसियों और बिहार पुलिस ने इनके पूरे एजेंडा का भंडाफोड़ किया है। बिहार में स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट करते हुए एक लेटर जारी किया जिसमें बताया गया कि वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, क्या आप जिहादी मीडिया में अपनी सेवा देने के इच्छुक हैं? हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले ट्रांसलेटर ढूंढ रहे हैं। आप किस भाषा में काम कर सकते हैं? आइए साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जो कि मुजाहिद उलमा और उमरा के लेख को ट्रांसलेट करना है। एक अनोखा मौका है जिहादी मीडिया में अपनी सहभागिता देने के लिए। अपने आसपास के भाइयों और बहनों को भी अपने काम से लाभ पहुंचाएं। अब आपको याद होगा कि 5 महीने पहले 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना गए थे। तब उनकी सुरक्षा की तैयारी के बीच एक दिन पहले 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ से मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कड़ी से कड़ी मिलाई जाती रही और बड़े बड़े खुलासे हुए। क्या खुलासे हुए थे? ऐसे खुलासे हुए थे, प्रधानमंत्री पर हमला करने की ट्रेनिंग ले रहे थे ये लोग। इनके ठिकानों से इंडिया 2047 नामक 7 पेज का कागजात मिला था। यह डॉक्यूमेंट मिला था जिसका मतलब भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। पीएफआई को जब प्रतिबंधित कर दिया गया तब ये लोग तरह तरह से युवाओं की भर्ती कर देश विरोधी गतिविधियां करना चाहते थे और उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है आईटीसी। और आईटीसी के जरिए इस्लामिक किताबों जिसमें उत्तेजक कंटेंट है उसे प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। जिहाद के लिए उत्तेजित करने वाले ऐसे यूथ को पैसा देंगे और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने का काम करेंगे। इस मंशा को लेकर अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस की पूरी टीम जुट गई है। वहीं इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। पीएफआई ने निकाली आतंक की वैकेंसी, जिहाद के नाम पर देगी मोटी करेंसी, बिहार को तोड़ने की आतंकी साजिश।
बिहार को जिहाद की आग में झोंकने का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतिबंधित इस्लामिक संस्था पीएफआई की जिहादी चाल का पर्दाफाश हुआ है। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहादी तंत्र का खुलासा हुआ है। बिहार खुफिया विभाग के आईजी ने राज्य के सभी जिलों के एसपी और खुफिया विंग को पत्र लिखकर आईटीसी पर नजर रखने को कहा है और हर समय अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के आतंकी लिंक की पुष्टि भी हो चुकी है। आईटीसी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का ही संगठन है। आईटीसी मुस्लिम युवकों को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग देता है, उनकी हायरिंग करता है और उन्हें आतंकी बनाने के लिए बाकायदा तैयार करता है। आईटीसी मुस्लिम युवकों को जिहाद के लिए तैयार कर रहा है। आईटीसी मुस्लिम युवकों को जिहाद के लिए तैयार करने के लिए जानकारियां और किताबें भी मुहैया कराने का काम करता है। राज्य में मुस्लिम युवकों को आईटीसी जिहादी किताबें और टेक्स्ट माध्यम से स्क्रिप्ट भेजता है। इतना ही नहीं, बिना वीपीएन का इस्तेमाल किए कोई भी आईटीसी की वेबसाइट को भी नहीं खोल सकता। खबर यह है कि और भी कई माध्यमों से आईटीसी मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आईटीसी एक्टिव है। बिहार खुफिया विभाग की आईजी की तरफ से जारी आदेश के बाद राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के एसपी के थानेदारों को आईटीसी की वेबसाइट पर चल रही गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आईटीसी से संबंध रखने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस अलर्ट पर है और आईटीसी की एक एक चाल को डीकोड करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर आतंक की हायरिंग को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने बिहार में आतंकी गतिविधियों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया है, अब बिहार में इनसे कोई उम्मीद नहीं है। पीएफआई के दबाव में, लालू प्रसाद जी के दबाव में और सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के जो एक चर्चा करते हैं उसके दबाव में नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी अब दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है आईएसआई कहीं न कहीं पूरी तरह देखिए, ये देश का सवाल है, देश को मिटने नहीं देंगे, ये तय किया है इस देश के प्रधानमंत्री। और ये जरूर मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक बिहार भी सुरक्षित रहेगा। इस बात का पक्षकार हूं कि कोई भी संगठन जिसकी एक्टिविटी एंटी नेशन दिखे, एंटी नेशन की बात तो छोड़िए ना, सोसाइटी के खिलाफ दिखे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शासन ऐसे साक्ष्य प्राप्त होने के बाद कठोर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन जो जिम्मेदारियां जिनके कंधों पे है, अपने फेलुअर का दूसरे के माथे पे नहीं है। कभी ये कहते हैं कि घुसपैठ भी हो रहे हैं, तो बॉर्डर पर तो आपकी सुरक्षा लगी है। डिजिटल जिहाद का खुलासा होने के साथ ही अब पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया एजेंसी एक्टिव मोड पर आ गई है। आतंक के इन फंडरों पर जल्द ही सुरक्षा एजेंसियों के हंटर बचने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस मामले में हमारे संवाददाता ने जब बिहार पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। 28 नवंबर यानी सोमवार को इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई है। एडीजी स्पेशल ब्रांच ने बताया है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिहार में फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस खबर के मायने क्या हैं, वो आइए अब हम आपको समझाते हैं। आपको इस खबर से डरने की नहीं, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। आपको यह भी समझना होगा कि इस तरह की गतिविधियां किस तरह की समस्याएं पैदा करती हैं। इस तरह के मामलों में अगर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार के दरभंगा में एक प्रोफेसर को मिली चिट्ठी के बारे में जान लेना चाहिए। ये है प्रेम मोहन शर्मा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इन्हें सरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। बुधवार शाम इन्हें एक पोस्ट के माध्यम से एक पत्र मिला है। पत्र मिलने के साथ ही इनके घर सनसनी फैल गई। पत्र भेजने वाले ने खुद का नाम परवेज आलम बताया है। पत्र मिलने के बाद डरे सहमे प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने विश्वविद्यालय थाने में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आज ही लगभग 4 बजे के बाद मैं ऑफिस बैठा हुआ था तो पोस्ट से एक पत्र आया, मेरा चपरासी दिया हमको
तो वैसे तो लग रहा था कि सामान्य कोई चिट्ठी है, लेकिन मैंने खोला तो उसमें धमकी भरा हुआ था, और वो धमकी भी की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई मेरे पर ब्लेम नहीं है, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका सर अलग कर देंगे और पूरे परिवार का कर देंगे, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे घबराहट हुई। दरअसल रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्नाकोत्तर रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के धमकी भरा पत्र में भेजने वाले ने प्रयोग प्रदर्शक शशि शेखर झा पर कई आरोप लगाते हुए जल्द उनका तबादला कहीं दूर करने की चेतावनी विभागाध्यक्ष को दी है। ऐसा नहीं करने पर डॉक्टर मिश्रा के सर को तन से जुदा कर देने की धमकी दी गई है। साथ ही उनके परिवार को भी यही अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पीड़ित प्रोफेसर ने किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि पत्र लिखने और शब्द को देखने से यह पता चलता है कि मामला गंभीर है। ऐसे में उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मैंने अभी अपने कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को और थाना अध्यक्ष को दे दिया लिखकर, और 2 आवेदन लिखा हूँ जो मैं कल एसपी और आईजी को देने वाला हूँ, और एक व्हाट्सएप अभी मैंने एसएसपी को भी किया है। वह इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार में पीएफआई के गठजोड़ से सरकार बनी है, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस तरह की धमकियां, इस तरह के कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीजें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। पत्र लिखने वाले कौन हैं, इसकी पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। जानकारी मिल रही है वो लगातार टेस्ट को टालने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो अपनी तबीयत खराब होने की बात करता रहा। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान वो अधिकारियों से बार-बार सिगरेट भी मांग रहा था। अब अगले राउंड का पॉलीग्राफी टेस्ट कल होगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस आफ्ताब और श्रद्धा के करीबी रहे लोगों से लगातार बयान दर्ज कर रही है। पहले मुंबई में 3 दोस्तों से पूछताछ हुई, तो वहीं दिल्ली में अब श्रद्धा के 2 दोस्तों से पूछताछ जारी है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ खबर नहीं, हर पहलू तक पहुंचेंगे हम। बॉडी पार्ट्स का मिलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, इसलिए सारे पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है। आफ्ताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई आई हुई है। दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। श्रद्धा से जुड़े हर एक शख्स से बात। तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था मुझसे कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम नहीं समझोगे। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा था। इतना कुछ होता है अपने ही किसी के साथ तो बहुत दुख होता है, और फिर ऐसा लगता है कि जितना हो सके हम कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। कत्ल की उस तारीख से लेकर इस तारीख तक हर तारीख में एक लड़की है जो इंसाफ के लिए रो रही है, जिसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब पूरा देश लड़ रहा है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा फेज गुरुवार को हुआ। ये टेस्ट दिल्ली की रोहिणी इलाके की फोरेंसिक लैब में करीब 8 घंटे तक चला, जिसमें आफ्ताब से 40 सवाल पूछे गए। आफ्ताब से सभी सवाल हिंदी में पूछे गए, लेकिन उसने जवाब इंग्लिश में दिए। सवाल पूछे जाने के दौरान आफ्ताब लगातार छींक रहा था, इसीलिए कुछ रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं हो सकी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को अभी भी कई सबूत नहीं मिले हैं, जैसे शरीर के टुकड़े करने के में इस्तेमाल किए जाने वाली आरी। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा की हत्या की है या फिर प्लान करके मर्डर किया।
इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करेगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही नार्को टेस्ट होगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस महाराष्ट्र की भायंदर खाड़ी में आफताब का मोबाइल तलाशने में जुटी हुई है। अंधेरा होने पर तलाश को रोक दिया गया। इस केस की जांच के लिए पिछले महीने वसई की मणिकपुर पुलिस ने आफताब को कुछ पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस दौरान उसने बताया था कि उसने अपना एक मोबाइल फोन यहां फेंका था। इस मामले में श्रद्धा का एक पत्र भी सामने आया था। 23 नवंबर 2020 की इस कंप्लेंट में श्रद्धा ने पुलिस से कहा था कि आफताब ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो आफताब उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं श्रद्धा वॉकर, उम्र 25 वर्ष, आफताब पूनावाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। आफताब मुझे गालियां देता है और बेरहमी से मारता है। आज आफताब ने मेरी हत्या करने की कोशिश की और मुझे मारा। आज मेरा गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। उसने मुझे धमकाया, ब्लैकमेल किया और कहा कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। बता दें कि आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत कोर्ट से मिल चुकी है। ये टेस्ट तभी होगा जब ये निश्चित हो जाए कि आफताब भावनात्मक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। उस स्थिति में उसका नार्को नहीं किया जा सकता जब शुरुआती जांच में आफताब अस्थिर या फिर अशांत हो। आफताब का पहला पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार को रोहिणी के FSL में हुआ था। इसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। करीब 6 घंटे तक आफताब से परिवार और उसके बारे में सवाल किया गया। इसके बाद केस के जुड़े कुछ सवाल हुए। इसके बाद बुखार और सर्दी की वजह से बुधवार को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा राउंड नहीं हो सका। टीम उसकी तबीयत सुधरने का इंतजार कर रही है। जांच अधिकारी और FSL की टीम को ही नार्को की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट भारत 24। खबरों की शक्ल में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर द्वारकाधीश से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने लंपी वायरस से पीड़ित अपनी 25 गायों के ठीक होने की मन्नत मांगी थी। और जब वो ठीक हुई तो वो शख्स अपनी गायों को लेकर पहुंच गया द्वारकाधीश मंदिर। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे आधी रात को खोले गए। देर रात यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मंदिर के पट किसी VIP के लिए नहीं बल्कि 25 गायों के लिए खोले गए। ये गायें अपने मालिक के साथ 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कच्छ से द्वारका पहुंची थी। कच्छ में रहने वाले महादेव देसाई की गौशाला की 25 गायें करीब 2 महीने पहले लंपी वायरस से ग्रस्त हो गई थीं। इस दौरान पूरे सौराष्ट्र में लंपी वायरस से गायों के मरने का सिलसिला जारी था। इसी बीच महादेव ने भगवान द्वारकाधीश से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी गायें ठीक हो गईं तो इन गायों के साथ आपके दर्शन करने जाएंगे। मंदिर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या गायों की मंदिर में एंट्री को लेकर ही थी, क्योंकि यहाँ दिन भर हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। ऐसे में गायों के पहुँचने से मंदिर की व्यवस्था बिगड़ जाती। इसीलिए तय किया गया कि मंदिर आधी रात को खोला जाए। ऐसा भी सोचा गया कि भगवान श्री कृष्ण तो गायों के ही भक्त हैं, तो वो रात में भी इन्हें दर्शन दे सकते हैं। इस तरह रात के 12 बजे के बाद मंदिर के दरवाजे खोले गए। द्वारका पहुंचकर गायों ने सबसे पहले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। इस समय भी मंदिर परिसर में कई लोग गायों के स्वागत के लिए मौजूद थे। मंदिर के पुजारियों ने भगवान के प्रसाद के अलावा इनके लिए चारे और पानी की भी व्यवस्था की थी। गुजरात से मनीष देसाई के साथ भारत 24। और अब खबर बिहार से, जहां दानापुर के गोला रोड मार्केट में अचानक से आग लग गई। इस आग से 3 दुकान बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि मार्केट में रुई धुनने के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग की चपेट में अगल बगल की दुकानें भी आ गई। इस बीच एक दुकान में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे आग और भीषण हो गई। वहीं आग की सूचना पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भूपेश कैबिनेट का बड़ा यू टर्न। 79% आरक्षण यानी कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। छत्तीसगढ़ सरकार नहीं छोड़ रही विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार आई फ्रंट फुट पर। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर आपको बता दें, भूपेश कैबिनेट का बड़ा यू टर्न।
आदिवासी आरक्षण पर सरकार को घेर रही भाजपा को करारा जवाब मिला है। एसटी वर्ग के लिए 32%, एससी के लिए 13%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण के प्रस्ताव पर सहमति। इसके लिए 1 दिसंबर को बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए 29 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि बस्तर और सरगुजा की आधी से ज्यादा आबादी है आदिवासियों की। ऐसे में आदिवासी वोटरों का साथ किसी भी कीमत पर चाहती है कांग्रेस।